हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक का ही एक और चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इस चैप्टर में हम कैश होती है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, जो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है उसको हम किस तरह से एक्वायर करते हैं, किस तरह से उनको मैनेज करते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है। ये चैप्टर हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये लेंदी भी है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पूरे चैप्टर को इसी एक वीडियो में मैं कवर कर दूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग ऑफ कैश। जैसे कि हमारा जो चैप्टर का नेम है वो क्या सजेस्ट करता है, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। उसमें सबसे पहले जो कैश है ना, हम इसको कवर करेंगे और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो कैश का मतलब क्या होता है? देखो, कैश हम सबको पता है क्या होता है, पैसा, मनी। लाइक जो हमारा 500 का नोट हो गया, 200 का हो गया, 100 का हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए कैश ही तो है। तो मतलब कि कोई भी हमारा कॉइन हो गया, कोई भी हमारी करेंसी नोट हो गई, या फिर कोई हमारा चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया बैंक के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? कैश कहलाती हैं। लेकिन यही सब चीज़ें कैश नहीं होती हैं। वो सारी असेट्स, वो सारी नियर कैश असेट्स होती हैं ना, उनको भी हम एज अ कैश ही कंसीडर करते हैं। अब ये नियर कैश असेट्स क्या होती हैं? देखो, जो हमारी नियर कैश असेट्स होती हैं वो असेट्स होती हैं जो रेडली अवेलेबल होती हैं कैश में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब अगर हम उनको भी मार्केट में लेके जाएंगे ना कि इसको कैश में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको उसको बेच के हमें पैसे चाहिए, कैश चाहिए, तो हमें वो मिल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, हमें वो मिल जाएगा। तो ऐसे नियर कैश असेट्स होती हैं ना, ये भी हमारी कैश में इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। हम अपने पास कैश क्यों रखें? हम अपने पास कैश क्यों रखें और हम अपने पास कैश क्यों रखते हैं? सबसे पहला इसमें आता है हमारी, देखो ये 4 हैं टोटल: ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव एंड कंपनसेटिंग मोटिव। सबसे पहला आता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। देखो, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आउटफ्लो होता है। ठीक है, मतलब पैसे का आउटफ्लो होता है जहाँ पे हम परचेज़ करते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इनकर होते हैं, लाइक टैक्स, डिविडेंड एट्सेट्रा। तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो रही है ना, यहाँ पे हमारा पैसा बाहर जा रहा है। तो वैसे ही जब हमारी ट्रांजैक्शन उल्टी पड़ती है हम पे, मतलब आउटफ्लो तो हो गया, अब इनफ्लो होने वाला है, मतलब कि हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, लाइक सेल से, इन्वेस्टमेंट की, हमने जो इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उससे हमें कुछ रिसीव होने वाला है, या फिर कोई भी और इनकम। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजैक्शन एक टाइप की, कि हम कुछ लेके कुछ दे रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, उसके लिए हम कैश दे रहे हैं। हमें कुछ बाहर से मिल रहा है तो हमें वो कैश के रूप में मिल रहा है। तो जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो स्मूथली रन कर पाएँ हम, और ट्रांजैक्शंस को कर पाएँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, कैश को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। पहला हो गया। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। हम अपने पास कैश क्यों रखते हैं? बिज़नेस में कैश इसलिए भी रखा जाता है कि फ्यूचर में आने वाली अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज होती हैं ना, जो लाइक फ्लड हो गया, स्ट्राइक्स हो गई, फेलियर ऑफ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हो गए। ठीक है, कोई हमने मतलब शार्प कोई हमारा कोई गलत इंसिडेंट हो गया हमारे साथ, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें नहीं पता था ये हो सकता है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम इनकर हो जाएगी। तो उस टाइम के लिए हमारे पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भी हम क्या करते हैं, अपने पास कैश को होल्ड करके रखते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए। फिर आता है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या बोलता है कि सम कैश इज़ केप्ट इन अ रिज़र्व। कुछ कैश ऐसी होती हैं जो हम अलग से रिज़र्व बना के रख लेते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी अकर होती है ना, उसमें हम उसको लगा लेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जैसे कि मान लो कभी हमें रॉ मटेरियल बड़ा ही सस्ता मिल रहा है, बड़ा ही लो प्राइस पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कैश होगा ना जेब में या फिर हाथ में, तो हम फटाफट उसको दे के ना उस रॉ मटेरियल को ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, अपने पास पैसे को रखते हैं। दूसरा कि अगर मान लो कोई सिक्योरिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पे परचेज़ हम कर सकते हैं बाहर मार्केट से, अभी वो बिक्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसा होगा तो उसको हम खरीद लेंगे। फिर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी टू द कैश, अपॉर्चुनिटी टू परचेज़ अदर असेट्स। इन सब के अलावा मान लो कोई ऐसी असेट्स है जो अभी मार्केट में बड़ी सस्ती बिक रही है, अब बस कैश होगा तो आप क्या करोगे, फटाफट उसको ख़रीद लोगे। तो ये है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, फिर आता है लास्ट हमारा इसमें कंपनसेटिव मोटिव। कंपनसेटिव मोटिव क्या होता है? देखो, मान लो कभी कभी बैंक होता है ना, वो हमें बहुत सारी नंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें वो कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिसमें हमें कैश देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनफ कैश हमारे पास होना चाहिए, हमें उतनी कैश हमारे पास होल्डिंग होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम ऐसे मोटिव्स को, ऐसे जो हमारी सर्विसेज होती है जो हमें मिल सकती थी, हम उनको खो देते हैं। तो ऐसी सर्विसेज को हम ना खोएं, उनको हम हासिल करें, उनको हम यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए हम भी क्या करते हैं, हम अपने पास कैश को होल्ड करके रखते हैं। तो ये थे हमारे 4 मोटिव कि क्यों हमारे पास कैश होना चाहिए इन हैंड। फिर आता है कैश मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि अगर हम कैश को मैनेज कर रहे हैं ना, तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो, पहला तो यही है, टू मेंटेन ऑप्टिमम कैश बैलेंस। हमारा अगर कोई मैनेजमेंट है, वो हम पे क्या करेगा, अच्छे से ध्यान देगा कि हम कैश को अच्छे से, उसका बैलेंस होगा, उसको मेंटेन कर सकें, उसका अच्छे से कलेक्शन कर सकें, फिर उसको अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, कैश मैनेजमेंट के होते हैं। तो ये फर्स्ट काम इसका यही होता है कि ये हमें ये बताता है कि कितना ऑप्टिमम कैश बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, कि भाई ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, कौन से लेवल तक हमारे पास कैश होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमारा कैश है जो वो ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम उसका गलत मिसयूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें कैश नहीं लगाना था, हम वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता ना चल पाए, क्योंकि हमारे पास तो भाई ऑलरेडी इतना कैश है, तो सब तो यही सोचेंगे ना कि हाँ भाई, इनकी तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कैश। ठीक है, और दूसरा, हमारे पास बहुत कम कैश भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा ऑप्टिमम लेवल से कैश कम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम अपनी लाइबिलिटीज़ तक को पे नहीं कर पाएंगे, जो हमें उधारी चुकानी है या किसी को देने हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो कैश होता है ना हमारा, वो एक ऑप्टिमम लेवल तक होना चाहिए, ना तो उससे बहुत ज़्यादा, ना तो उससे बहुत कम। फिर आता है टू कीप ऑप्टिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड एट अ मिनिमम लेवल। वही है ऊपर वाला पॉइंट कि जो हमारे पास कैश बैलेंस होती है ना, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है, हम पहले तो उसको एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितना कैश बैलेंस चाहिए, फिर उतना जो मिनिमम लेवल है ना उसका, उतने तक ही हम कैश को अपने पास कीप करते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसको जाने देते हैं, या फिर हम उसको कहीं पे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके 2 मेन मोटिव होते हैं हमारी कैश मैनेजमेंट के। पहली बात तो ऑप्टिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करना, दूसरा उस कैश बैलेंस को एक मिनिमम लेवल तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के रखना। फिर आता है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश नीड एंड लेवल ऑफ कैश। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमारी कैश नीड को डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई अब हमें एक पैसे की ज़रूरत है, हमें अब पैसे की लेवल, कैश के लेवल को मेंटेन करके रखना है। पहला आता है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो। देखो, हम सब जानते हैं 2 तरह की कैश फ्लो होती है, एक होती है कैश इनफ्लो और एक होती है हमारी कैश आउटफ्लो। ठीक है, हम उसकी टाइमिंग को देखते हैं कि अगर मान लो हमारी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो डिफरेंट टाइम्स पे हो रही होगी, तभी हम क्या करेंगे, कैश को मेंटेन करेंगे। जैसे कि मान लो आपने किसी से सामान परचेज़ किया, लेकिन अभी आपने उसको पैसे नहीं दिए, या फिर आपने किसी को सेल्स करी है लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले, तो पैसे मिलने में भी टाइम है ना, चीज़ तो चली गई आपके पास, लेकिन आपके पास अभी कुछ इनफ्लो नहीं आया, इनफ्लो आने में भी टाइम है। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कैश को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों एक टाइम पे हो गई, मतलब आपने पैसा, अपने सामान तभी की तभी बेच दिया और आपको पैसे तभी के तभी मिल गए, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैश को क्यों मेंटेन करोगे, है ना। ऐसी सिचुएशन में तो उसको ज़रूरत ही नहीं है मेंटेन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइमिंग होती है कैश फ्लो की, वो बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा आता है कैश शॉर्टेज कॉस्ट। अगर मान लो कि हमारा जो कैश है उसकी शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, मतलब उसकी कमी बढ़ रही है, उसकी शॉर्टफॉल हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में भी कैश को मेंटेन करते हैं। उस सिचुएशन में हमें लगता है कि हाँ भाई, अब हमें कैश को डिटरमाइन करने की, उसको मेंटेन करने की नीड है। फिर आता है हमारा एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ कैश। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फर्म होती है ना, वो एक बैलेंस बना के रखती है अपने पास कि भाई अगर हमें मेंटेन करना है कैश को, तो उसमें कुछ खर्चा भी तो आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे खर्चे को मेंटेन करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है। फिर आता है हमारा कैश मैनेजमेंट कॉस्ट। जो हमारी कैश मैनेजमेंट होती है, उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हमें सैलरी देनी होती है, क्लरिकल एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारा मैनेजिंग स्टाफ होता है उसको हमें सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके लिए भी कैश की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अनसर्टेनिटी, मान लो कि कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, ठीक है, आपने कुछ सोचा था लेकिन हो जाए कुछ और, जो आपने सोचा ही नहीं था कि भाई ये नुकसान हमें हो सकता है, ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, कैश फ्लो को मेंटेन करते हैं। फिर आता है हमारा फर्म की कैपेसिटी को यहाँ पे
एस्टिमेट करना कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, कैश को रखने की। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी फर्म होती है ना, उसकी हम एबिलिटी देखते हैं कि भाई इसकी बाहर से उधारी लेने की एबिलिटी कितनी है। अगर मान लो इमरजेंसी का टाइम आ जाए तो क्या ये बाहर से पैसा बोरो कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो फिर तो हम क्या करेंगे, कैश को मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर हमें ईज़िली बाहर से पैसे अवेलेबल हो जाते हैं तो हम उस सिचुएशन में जो हमारा कैश का लेवल होगा उसको हम लो ही रखते हैं। फिर आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट है उसका हमारी लिक्विडिटी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, इन दोनों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनका क्या एटीट्यूड है। देखो अगर तो जो हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें लिक्विडिटी है जो वो प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो हमारे कैश लेवल हमें अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो हमें फिर कैश की जो नीड होती है वो वहाँ पे कम होती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है ना, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो हमें कैश को अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर तो हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी है तो हम कैश को लो लेवल पे ही मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, उसकी हमारी कस्टमर्स के साथ नहीं बनती, तो वहाँ पे हमें फिर कैश को अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये थी हमारी नीड की किन किन सिचुएशंस में हमें कैश चाहिए होता है। अब इसको ना मेथड्स भी आते हैं इसके, कैश को किस तरह से मैनेज करते हैं, इसकी कुछ डिवाइसेस और इसके कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैश बजट। कैश के बजट को सेट कर देना, मतलब कि कितना हम रिसीव करते हैं, कितना हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं, उन सबको हम फोरकास्ट करेंगे, अपनी कैश की रिक्वायरमेंट को देखेंगे और उस हिसाब से हम हिसाब लगाएंगे कि भाई हमारा कितना कैश बजट बनना चाहिए। मतलब कि जो भी हमारा खर्चा होने वाला है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होने वाले उसको हम एस्टिमेट करके एक बजट बना देते हैं कि भाई इस महीने में हो सकता है, मतलब हिसाब लगाने से पता चल रहा है कि हो सकता है कि हमें 1 लाख तक का खर्चा होगा, तो हम कैश बजट कितने का बनाएंगे, 1 लाख रुपीज़ का। फिर आता है हमारा इस कैश बजट के भी ना 2 पार्ट होते हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट वो होता है जब हमें बाहर से कैश रिसीव हो रहा हो, और कैश पेमेंट वो होती है जब हम बाहर पेमेंट करते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड द यूटिलिटी ऑफ द कैश बजट। अगर हम कैश बजट को मेंटेन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमें उससे क्या क्या हेल्प हो रही है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे वो यूज़फुल है। सबसे पहले आता है हमारा हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम अच्छे से कैश के बजट को मेंटेन करते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि फ्यूचर में हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। देखो कैश बजट होता है ना, वो हमारे खर्चे होने से पहले हम बना लेते हैं कि मतलब अभी खर्चा हुआ नहीं है लेकिन हमने पहले ना अंदाज़ा लगा लिया कि इतना खर्चा हो सकता है। तो सिचुएशन में क्या होता है कि हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी कैश की रिक्वायरमेंट हमें होगी। फिर आता है हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये हमें हेल्प करता है ये सेलेक्ट करने में कि कहाँ से हमें फाइनेंस को अरेंज करना चाहिए। मतलब कि हमें लॉन्ग टर्म में फ़ाइनेंस चाहिए कि शॉर्ट टर्म में फ़ाइनेंस चाहिए, हमें इक्विटी से चाहिए कि हमें डिवेंचर्स को इशू करना चाहिए कि हमें इक्विटी शेयर्स को इशू करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इसको सेलेक्ट करने में हेल्प करता है कौन, हमारा कैश बजट। फिर आता है हमारा हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट इन द सरप्लस कैश। मान लो हमारे पास बहुत सारा कैश बचा हुआ है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा है, तो क्या अगर हम कैश बजट बना लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा भाई इतना खर्चा निकालने के बाद इतना हमारा पैसा बच रहा है और इसको हमें यहाँ पे सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आता है हेल्पफुल इन गेटिंग कैश डिस्काउंट। जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, उसको भी ये उसको भी लेने में ये क्या करता है, उसको भी अवेलेबल करवाने में ये हेल्प करता है कौन, हमारा कैश बजट। फिर आती है हमारी अगली कि हेल्पफुल इन द प्लानिंग ऑफ द परचेज ऑफ द असेट्स। ये क्या करता है, कैश बजट होता है, ये हमें हेल्प करता है ये प्लान करने में कि हमें कब कौन सी असेट खरीदनी चाहिए। देखो जब आप कैश बजट बना लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि इस महीने में भैया हमारा इतना खर्चा होने वाला है, तो आप क्या करते हो उस खर्चे के अकॉर्डिंग देखते हो कि भाई इतना खर्चा होने के बाद इतना हमारा बच जाएगा तो हम ये वाली असेट खरीद सकते हैं। लेकिन मान लो कि आपने सोच लिया कि मेरे को ये वाली असेट खरीदी और आपने वो असेट खरीद भी ली और आपने क्या किया, आप ना ओवरबोर्ड चले गए, मतलब उतना आपका बजट था नहीं जितना आप चले गए। क्यों? क्योंकि आपने कैश बजट नहीं बना रखा था, आपने पहले से एस्टिमेट करके रख नहीं रखा था कि आपको कितना खर्चा करना चाहिए। तो कैश बजट आपकी इसी में ही हेल्प करता है, वो पहले से सब कुछ एस्टिमेट करके रखता है जिससे आप फिक्स जो आपकी एसेट्स होती हैं उसको
प्रॉपर प्लानिंग के साथ खरीद सकते हो। फिर आता है हमारा हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसीज़। जो हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ होती है ना, उनको अच्छे से डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है। मतलब हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनको कितना कितना डिविडेंड देना है, ये हमारा कैश बजट होता है, वो डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। फिर आता है रिस्ट्रिक्ट ओवर स्पेंडिंग। ये क्या होता है, जो हमारी ओवर स्पेंडिंग होती है ना, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, उसको ये रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। यानी कि जब हम पहले से एक बजट बना लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उस बजट के ओवरबोर्ड नहीं जाएंगे। हमें पता है 1 लाख का अगर बजट बना है इस महीने, तो हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो जो ओवर स्पेंडिंग होती है ना, यहाँ पे वो क्या हो जाती है, हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फिर आता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कैश। ये क्या करता है, जो हमारी कैश होती है ना, उस पर इफेक्टिव कंट्रोल लाने में हेल्प करता है। कौन, हमारी कैश बजट। हमें पता चल जाता है कि भाई कितना कितना कैश कहाँ खर्च होने वाला है, तो हम ईजिली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे अगले पॉइंट, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। अब देखो कैश बजट हो गया हमारा, ठीक है, कि भाई वो क्या होता है और उसके क्या क्या यूटिलिटी, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब आता है उसको निकालने का मेथड। इसके मेथड में भी ना 3 मेथड और हैं। मतलब देख रहे हो, मेथड में मेथड और मेथड में भी 3 मेथड हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला मेथड है वो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। रिसिप्ट एंड पेमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या निकालते हैं कि भाई हमारी जो भी कंपनी है, हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितना तो हमारा पैसा आ रहा है और कितना हमारी कंपनी से पैसा जा रहा है। मतलब कितना हम रिसीव करेंगे और कितना हम बाहर पे करेंगे। इसको निकालने के भी कुछ तरीके बताए हुए हैं, स्टेप बताए हुए हैं। सबसे पहले आता है हमारा बजट के पीरियड को डिटरमाइन करना, ठीक है। जो हमारा बजट पीरियड है, यूजुअली बजट पीरियड होते हैं ना, वो 1 साल तक के होते हैं, ठीक है, कि 1 महीने के हो गए, क्वार्टरली हो गए, हाफ ईयरली हो गया, मंथली हो गए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले बजट पीरियड को डिटरमाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग द कैश रिसिप्ट। जो हमारी कैश रिसिप्ट होती है ना, जहाँ जहाँ से हमें रिसीव होने वाला है, फिर हम उसको एस्टिमेट करते हैं कि भाई यहाँ से तो हमें पैसा क्या होगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसको होने के बाद, उसको करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ द कैश पेमेंट। अब ये रिसीव तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हो रहा है, लेकिन अब हम ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कैश की पेमेंट करनी है। लाइक हमें पेमेंट ऑफ वेजेस करनी है, पेमेंट फॉर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू परचेजेस, टैक्स, असेट्स, ये वो, मतलब जो भी खर्चा होगा ना, इसमें सारा का सारा वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा सेकंड। अभी हमारा दूसरा मेथड है, पहला मेथड हो गया, अब हमारा दूसरा मेथड है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड द लॉस मेथड, ठीक है। जो हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारी कैश बजट में ही दूसरा मेथड है, ठीक है। अभी हमारा कैश बजट का ही मेथड चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो हमारी पेनल स्टेटमेंट में हमें दिखा रखा है, हम उन सबको क्या करते हैं, इस मेथड में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको जो हमने पैराग्राफ में दे रखा है, ऊपर नीचे आओगे तो इसका ना फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वही ऊपर लिख रखी हैं। बस वो हो गया कि वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिख रखी हैं और यहाँ पर उसको थोड़ा सा उसको कम करके फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि ओपनिंग कैश बैलेंस, जो भी हमारा कैश बैलेंस होगा ना स्टार्टिंग में, हम उसको लिखते हैं। उसमें हम क्या क्या प्लस करते हैं, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे। अगर हमारे कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे उसको भी प्लस कर देंगे। अगर हमारी करंट एसेट्स होगी वो कम हो रही हैं उसको भी प्लस कर देंगे। अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है उसको भी प्लस कर देंगे। तो हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, उससे हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स इशू करे हैं उसको भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब इसमें से माइनस क्या क्या करते हैं, अगर हमारी जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज़ हो रही है और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो इन दोनों को हम लेस कर देते हैं। अगर हमने कुछ भी एसेट को परचेज़ किया है तो वो भी यहाँ पे माइनस होता है। अगर हमने शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, मतलब उनको दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो लेस हो जाते हैं। इससे हमारा निकलता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। तो ये था हमारी एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड में। अगला है इसमें बैलेंस शीट मेथड। इसमें क्या होता है, एक बजटेड या फोरकास्टेड बैलेंस शीट बना के रखते हैं। ऐसी बैलेंस शीट जो अभी बनती कब है, वो तो बनती है भाई, रियल जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो लास्ट में बनती है ना, हमारे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनती है। लेकिन ये वो जो बजटेड वाली बैलेंस शीट होती है ना, ये फोरकास्ट करके हम पहले बना लेते हैं, ठीक है।
इसमें भी दो साइड्स होती हैं, हमारी असेट और लाइबिलिटी साइड, ठीक है। इन दोनों के बैलेंस को ना हम क्या करते हैं, इन दोनों के बैलेंस को हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना किसका बैलेंस कम आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि भाई कितनी हमारी कैश की शॉर्टेज हो रही है और कितनी हमारी कैश है वो ओवर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा दूसरा मेथड है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सब जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। जब कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीज़ें हो रही होंगी तब हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये कोड डिवाइस है जहाँ से हम कैश को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम ना एक ना टाइम स्पैन होता है, ठीक है, कि जब आपकी जो भी कैश है वो जा रही होगी और जितना आपके पास कैश आ रहा होगा, उन दोनों आने जाने के बीच में ना थोड़ा सा टाइम लैप होता है, ठीक है। उस लैप में जितना भी हमारा कॉस्ट होगा कैश का, कि जितनी भी हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी, हम यहाँ पे वो इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद आता है इसमें अगला पॉइंट हमारा कैश फ्लो रेशियोज़, ठीक है। जो हमारे कैश फ्लो रेशियोज़ होते हैं ना, ये भी एक डिवाइस होते हैं हमारे कैश मैनेजमेंट के, जहाँ से हम क्या करते हैं, कैश को ईज़िली इवेल्युएट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि भैया हमें कितनी कैश की नीड है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है हमारा कैश टर्नओवर रेशियो। जो हमारा कैश टर्नओवर रेशियो होता है ना, इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सेल्स पर पीरियड डिवाइडेड बाय कैश बैलेंस। मतलब हमारा सेल्स कितना हो रहा है, उससे हमारे पास कितनी जो हमारी कैश बैलेंस है वो हमारे पास कितना बच रहा है, ठीक है। अगर तो हमारा कैश टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा तो हमारा जो कैश बैलेंस होगा ना वो हमारा लो होगा, और जितना हमारा कैश टर्नओवर रेशियो कम होगा ना उतना ही हमारे पास कैश बैलेंस ज़्यादा होगा। ये बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा कैश कवरेज रेशियो। कैश कवरेज रेशियो हम किस तरह से निकालते हैं, एनुअल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल पेमेंट ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। ये होता है हमारा कैश कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला। और ये एक बात याद रखना, कैश कवरेज रेशियो जितना हाई होगा उतनी ही हमारी जो कैश होगी, ठीक है, उतनी ही हमारी कैश क्या होगी, लो होगी। जितनी वो ज़्यादा लो होगा उतनी हमारी वो हाई होगी, ठीक है। तो कैश कवरेज रेशियो हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें कैश टू द एवरेज डेली परचेज रेशियो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैश बैलेंस डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेज। और एवरेज डेली परचेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय डेज ड्यूरिंग द पीरियड। फिर आता है हमारा चौथा कैश ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। जो हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी फर्म सारे एक्सपेंसेस को मीट कर लेती है। मतलब यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस को वो ख़त्म कर देती है, ठीक है। हमारे सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे पे हो जाते हैं। वो जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पे हमारे सारे एक्सपेंसेस को हम पे कर सकते हैं, वो होता है हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। इसको किस तरह से निकाला जाता है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता है हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला। और जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ये कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जितना हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट लो होगा ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। फिर इसमें अगला आता है हमारा कैश मैनेजमेंट मॉडल एंड बाउमोल मॉडल्स। मतलब ये वाला जो मॉडल है ना, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला भी, इसके बाद जो एक और हमारा मॉडल आएगा मिलर और मॉडल, ये दोनों के दोनों मॉडल्स में से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, इसी का ही क्वेश्चन बनता है। तो इस वाले जो क्वेश्चंस को, इस वाले टॉपिक को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। तो हमारा जो बाउमोल्स मॉडल है ना, ये भी हमारे बाकी के मेथड्स की तरह भी कैश मैनेजमेंट के लिए का एक डिवाइस है। उसको हम इसमें ये क्या करता है, कैश को, उसके बैलेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। किस तरह से, जो हमारा ये वाला मेथड है ना, ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिटरमाइन करता है, ठीक है। ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिटरमाइन करता है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस को इस्टेब्लिश करके। मतलब कि जो हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा ना इस वाले मॉडल के अंदर, इसमें क्या होगा, जो हमारी लिक्विडिटी होगी और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, दोनों के बीच में एक बैलेंस होगा मेंटेन। ना तो एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा होगी, ना तो दूसरी चीज़ एक से कम होगी। लेकिन अगर हमारी लिक्विडिटी हाई हो गई हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से, तो वो क्या करेगा, वो हमारे लॉस में इंटरेस्ट को पैदा करेगा। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट होगा ना, उसमें हमें क्या फेस करना पड़ेगा,
लॉस को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट को अर्न करेंगे, ठीक है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी में एक्सेसिव कैश के रूप में हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यही इसका उल्टा हो जाता है, अगर हमारी लिक्विडिटी बहुत लो रहेगी तो हम ज़्यादा कैश को यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपने पास, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रोकेज को या फिर बहुत सारी जो लॉसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे इनकर करेंगे, ठीक है। तो इस वाले मॉडल में हमें क्या बोला है कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस वही होता है जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाए, जहाँ पे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बैलेंस हो, ठीक है। अगर तो हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा है तो मतलब कि हमारे पास कैश क्या है, हम ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और एक्सेसिव कैश होती है और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है ना, उनको हम यहाँ पे अर्न करते हैं। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है कि जो भी हमारी कैश मैनेजमेंट होता है उसमें हमारी जो कॉस्ट होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होती है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर जो हमारा कैश का बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर हमारा जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज़ होने की जगह पर डिक्रीज़ हो रहा है तो उस सिचुएशन में जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ना, वो हमारी डिक्रीज़ हो रही होगी, जो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी। तो हमारा जो ऑप्टिमम कैश बैलेंस होता है ना यहाँ पे, वो क्या होता है, जहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। देखो इस वाली बात में और ऊपर वाली बात में सेम ही चीज़ बोल रखी है कि वहाँ पर भी ऑप्टिमम कैश बैलेंस कौन सा होता है, जहाँ पर हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक हो रही होती है। और नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे भी हमारी जो ऑप्टिमम कैश कॉस्ट होती है और हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, जहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल बन जाती हैं। तो यही होता है हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है और ये फॉर्मूला है √2u इंटू में p अपॉन में s। यहाँ पे जो हमारा c है वो हमारा क्या है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। जो हमारा u है वो है कैश डिबर्समेंट, मतलब कि हम जो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो। p हमारा यहाँ पे होता है फिक्स्ड कॉस्ट और s होती है हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था हमारा कैश मैनेजमेंट मॉडल, मतलब बाउमल मॉडल। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, बस ऑप्टिमम कैश बैलेंस को किस तरह से डिटरमाइन करना है वो देखते हैं। फिर आता है इस अगला हमारा जो मॉडल, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, मिलर और मॉडल, ठीक है। जो हमारा मिलर और मॉडल है इसको हम स्टोचस्टिक मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला मॉडल है ना हमारा, ये हमारी बाउमल मॉडल की जितनी भी लिमिटेशंस हैं उन सबको ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। उनकी जितनी भी शॉर्ट कमिंग है, जितना भी उनका लिमिटेशंस है, उन सबको ये क्या करता है, ओवरकम करता है, उनको इन सबको कवर करता है, ठीक है। जो हमारा मिलर और मॉडल है ये क्या बोलता है, ये दो एजम्पशंस पे चलता है। पहला तो ये कि जो ट्रांसफ़र ऑफ कैश टू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो हमारा ट्रांसफ़र होगा ना कैश का वो कहाँ पे होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में होगा। और दूसरा जो भी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी वो मेनली किसकी फॉर्म में होगी, इंटरेस्ट इनकम की फॉर्म में होगी, ठीक है। इसमें नीचे क्या बोला गया है, इस मिलर और मॉडल को अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है। देखो हमारा जो मिलर और मॉडल होता है ना, ये इसमें ना दो तरह की लिमिट होती हैं हमारी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब कि अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल लिमिट को हम यहाँ पे एच से डिनोट करते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट को हम यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं। देखो जो हमारा कैश बैलेंस होता है ना, उसको ये अलाउड नहीं होता कि वो अपर लिमिट से ज़्यादा जाए और लोअर लिमिट के नीचे आए, ठीक है। उसको ये होता है कि भाई उसको एक लेवल पे रहना है, उस लेवल पे जहाँ पे ना तो वो अपर लिमिट के ऊपर जाएगा, ना वो लोअर लिमिट के नीचे आएगा। अगर जो हमारा कैश बैलेंस है वो अपर लिमिट को हिट कर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारा कैश है कंपनी में, बहुत सारा कैश है ऑर्गेनाइजेशन में, और अब हम उस कैश का क्या करेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बाई करेंगे और फिर हम इसको एक नॉर्मल लेवल पे, रिटर्न लेवल पे लेके आ जाएंगे, किसको, हमारी कैश को। सिमिलरली अगर हमारा जो कैश है वो लोअर लिमिट तक जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होगी उनको हम बेच देंगे। वहाँ पे ऊपर हम क्या कर रहे थे, उनको बाई कर रहे थे, यहाँ पे हम उनको सेल कर देंगे, जिससे हमारे पास कैश आएगा और हम दोबारा से रिटर्न लेवल आर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे से एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है और वाई पे हमारी कैश बैलेंस है।
एक ऊपर दे रखी है हमें अपर लिमिट, ये वाली जो डॉट डॉट लाइन है अपर लिमिट h, ठीक है, और नीचे हमें दे रखी है हमारी लोअर लिमिट l, और बीच में है ना जो ये है हमारा रिटर्न लेवल, मतलब ये नॉर्मल लेवल है हमारा, ऑप्टिमम लेवल है, ठीक है। इधर देखोगे आप साइड में तो यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रही हैं, और करते 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 उन्होंने किसको टच कर लिया, अपर लिमिट को टच कर लिया, मतलब हमारे पास एक्सेसिव कैश हो गया है यहाँ पे। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को बाय करते हैं। जब हम सिक्योरिटीज़ को बाय करेंगे तो कैश चला जाएगा, तो हमारी कैश की जो लाइन है वो ऐसे कर नीचे 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 आती रहेगी और रिटर्न लेवल पे पहुंच जाएगी। फिर मान लो दूसरी सिचुएशन में हमारा जो कैश है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट होते 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 लोअर लेवल पे पहुंच चुका है, तो इस सिचुएशन में हम सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे और दोबारा से रिटर्न लेवल आर पर पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारा मिलर ओवर मॉडल, जिसमें हमने क्या समझा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो लाई करता है वही हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस होता है। फिर आता है हमारा मैनेजिंग कैश फ्लो। जो हमारी कैश फ्लो होती है ना उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं। इसको मैनेज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन एंड स्लोइंग डिसबर्समेंट। सबसे पहले ये कि भाई जो भी हम कैश कलेक्ट कर रहे हैं ना वो हम अच्छे से करें, मतलब ऐसा ना हो कि बस हम पेमेंट ही करते जाएं बाहर, या फिर हम ऐसे ही सामान बेचते जाएं अपने क्रेडिटर्स को, अपने कंज्यूमर्स को, और हमें कुछ भी पैसा वहाँ से ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना है कि हम प्रॉपरली अपने कैश को क्या कर सकें, एक टाइम पे कलेक्ट कर सकें, ठीक है। इसको कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे दो सिस्टम को डेवलप किया है। पहला बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलेक्शन सेंटर एंड द सेंट्रलाइजेशन या फिर कंसंट्रेशन बैंक। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ये पैसा होता है जो हमने अपने कस्टमर से लेना होता है, हमारी क्रेडिटर से लेना होता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कलेक्शन सेंटर को इस्टेब्लिश कर देते हैं फर्म में। वो कलेक्शन सेंटर क्या करती है, पैसे को इकट्ठा करने का काम करती है। मतलब जो भी जिसने भी हमसे उधारी में पैसे लिए हैं, जिन भी कंज्यूमर्स ने, वो क्या करेंगे, जो भी पैसा होगा वो इन कलेक्शन सेंटर्स में जाके जमा करवाएंगे। या फिर ये कलेक्शन सेंटर्स ऐसे होती हैं कि अगर आपका कस्टमर आपको पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है तो ये खुद इतने सक्षम होते हैं कि वहाँ से ऑटोमेटिकली पैसा अपने आप निकलवा लेंगे। अपनी टैक्टफुल जो पॉलिसीज़ होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसको लगा के ये वहाँ से पैसा निकाल लेंगे। तो जो सेंटर्स होते हैं ना, जो हमारी कैश को कलेक्ट करते हैं, हम जब उसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो यहाँ से हम कैश को इजीली एक्सेलरेट कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आता है एक लॉक बॉक्स सिस्टम। जो हमारा लॉक बॉक्स सिस्टम होता है ना, ये सिस्टम क्या बोलता है कि इस टेक्निक के अंदर जो लार्ज फर्म होती है ना, वो क्या करती हैं, अलग अलग ब्रांचेस को सेंटर्स के रूप में पेमेंट करने के लिए ना वो करती हैं कि भाई आप क्या करोगे, हमारी पेमेंट करोगे, ठीक है। और एक ना लॉक बॉक्स सिस्टम होता है, वो अप्लाई कर देती हैं। उस लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपका कंज्यूमर होगा ना, जब वो पैसे पे करने आएगा तो वो ईज़िली उसमें चेक डाल सकता है, ड्राफ्ट डाल सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कलेक्शन बहुत ईजी हो जाती है। फिर वहाँ से हम उस चेक को निकाल के क्या करते हैं, पैसे बैंक में जाके उससे हम पैसे निकलवा सकते हैं उस चेक को देके, ठीक है। तो ये लॉक बॉक्स होते हैं ना, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट कलेक्शंस के लिए ही होते हैं, और इसको खोलने का राइट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को होता है, ठीक है। वो भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को होता है, सबको इसको खोलने का राइट नहीं होता, ठीक है। तो ये लोकल बैंक्स होते हैं ना, ये भी क्या कर सकते हैं, वहाँ से अगर मान लो हमने किसी लोकल बैंक को बोल रखा कि आप लॉक बॉक्स में जाके वहाँ से जो भी हमारा चेक आएगा उसको कलेक्ट करके आप उसको कैश में कन्वर्ट करवा के कैश हमें प्रोवाइड कर सकते हो, तो हमारे जो लोकल बैंक्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको खोलने की पावर रखते हैं। तो ये था हमारा लॉक बॉक्स सिस्टम। फिर आता है हमारा स्लोइंग डिसबर्समेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अपने कैश को, अपने पैसे को अपनी फर्म में, उसको हमें बहुत ज़्यादा स्लो करना होता है, ठीक है। अगर हमें कैश को अच्छे से मैनेज करना है, कैश फ्लो को, तो उस सिचुएशन में हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो करनी पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है। सबसे पहले आता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है वो आता है अवॉइडेंस ऑफ अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए हमें। मान लो हमने किसी से उधारी ली है और वो कह रहा है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, तो आप ये नहीं कि पेमेंट आप 2 दिन में ही कर दोगे, फिर अगर आपके पास पैसा आ गया तो आप वो पूरा का पूरा 30 दिन खाओ, ठीक है। 30 जो आपके डेज़ हैं उसको पूरा का पूरा आप कंज्यूम करो। उसके बाद 30th डेट पे या फिर आप 29 डे पे आप क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, तब तक उस टाइम तक के लिए आपके पास फर्म में पैसा बना रहेगा और
आप उस पैसे को कहीं और पे भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर उसको कहीं और अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हो। फिर आता है सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट। इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होनी चाहिए, लाइक हेड ऑफिस के हाथ में होनी चाहिए, या फिर जो सारी की सारी पेमेंट होती है ना, वो सिर्फ सेंट्रलाइज्ड अकाउंट में या फिर हेड ऑफिस के अकाउंट में ही आपको देनी है। ये नहीं कि यार आप अलग अलग जगह पे अपनी पेमेंट डाल रहे हो कोई कहीं पे डाल रहा है, कोई कहीं पर डाल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारी डिस्बर्समेंट होती है ना, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होती है, वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। फिर आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि float is a very important way of slowing down disbursement. Float is the amount of the money tied up with the checks that have been issued to the creditors but which have not been presented in the bank for the payment. मतलब कि मान लो आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपने उनको पेमेंट करी है, ठीक है, आपने उनको क्या किया है, किसी से आपने उधारी ली थी, आपने जैसे ही उनको चेक दिया पेमेंट करने के लिए, पैसे दिए, चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, ठीक है, तो उसकी जो पेमेंट करने की वो प्रोसेस होगा ना, उसको करने में भी टाइम लगना चाहिए। मतलब जैसे अगर आज आपने चेक दिया है तो उस चेक को पास होने में, इशू होने में कुछ टाइम लगना चाहिए, लाइक 10 दिन का टाइम, 30 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम। तो इससे क्या होगा, एक ना टाइम लैब बन जाएगा कि भाई आपने पेमेंट तो कर दी अपनी तरफ से, अपने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन उसको पास होने में भी क्या लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। ठीक है, तो यही होती है हमारी फ्लोट। ठीक है, जहाँ पे आपने काम भी कर दिया और आपको यहाँ पे टाइम भी मिल गया, मतलब आपकी जो डिसबर्समेंट की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे स्लो भी हो गई। फिर आता है हमारा लास्ट, एक्रूअल। एक्रूअल में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ हम ना जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, सर्टेन काइंड ऑफ, लाइक वेजेस हो गए, रेंट हो गए, ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या करें, एक पीरियड के बाद ही पे करें जब हमें एक्चुअली उस सर्विस को एंजॉय करने का टाइम मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपने वेजेस दिए, तो ये नहीं कि आपने वेजेस पहले ही दे दिए अपने लेबर को कि लो हम आपको 1000 रुपये दे रहे हैं, आप काम करो 10 दिन तक। ऐसा नहीं, पहले 10 दिन तक आप काम करवाइए, जब आपको लगता है कि भाई आपने काम करवा लिया है, काम आपका निकल गया है, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। वैसे सेम आप रेंट के साथ भी करो कि भाई आप रेंट अभी किसी चीज़ का अभी मत दो, पहले आप उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय करो, उस चीज़ को अच्छे से आप यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, फिर जाके आप उसकी लास्ट में क्या करो, पेमेंट करो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी का पॉइंट। देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो हमारी कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनका बड़ा एक क्लोज रिलेशनशिप है। बोला जाए तो ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जिसकी एक साइड तो हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, दूसरी साइड हमारा क्या होता है, कैश होता है। तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है ना, ये हमारी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब कि क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होती हैं जो छोटे ही पीरियड में कैश में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, इसमें हमारे कुछ सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है कि भाई किस किस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। सबसे पहला आता है मैच्योरिटी। हमें डेट ऑफ मैच्योरिटी देखनी पड़ती है कि भाई कब तक ये हमारा जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम में हो जाती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली देखना होता है कि भाई कितने दिनों में हमारी जो मैच्योरिटी है वो आएगी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी शॉर्ट टर्म की ही होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आपकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो कैश में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, वो होती है हमारी लिक्विडिटी। ठीक है, तो हमें वो पता लगाना होता है कि जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी हम ख़रीद रहे हैं वो बाय नेचर कैसी है, और जो भी हमने सिक्योरिटी चूज़ की है क्या वो जल्दी और कन्वीनियंटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, फिर आता है इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क। देखो, कुछ हमारी ऐसी सिक्योरिटीज़ भी होती हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे एक्वायर करें जिसमें रिटर्न तो बहुत हाई हो, लेकिन जो सिक्योरिटी का रिस्क हो ना, उनको खोने का रिस्क हो, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लो होना चाहिए। फिर आते हैं हमारा टाइप ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की। कौन कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। पहला आता है हमारा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स होती है ना, ये आरबीआई इशू करता है। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, जहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो बिना किसी उसके नाम से ही उसको इशू हो जाती है। ठीक है, इसको टी बिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली लिक्विड होते हैं, मतलब ये बहुत ही जल्दी हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और ईजी होते हैं मार्केट में एक्वायर करने। ये रिस्क फ्री होते हैं और डिग्री ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है।
फिर आते हैं हमारे कमर्शियल पेपर्स, ये भी हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं होते, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी लार्ज हमारी क्रेडिट वर्दी जो कंपनीज़ होती है ना वो इसको इशू करती है। इसमें क्या होता है, हमारे 3 मंथ का या फिर 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका, ठीक है, मतलब हमें 3 साल से 1 साल तक इसको 3 महीने से 1 साल तक हमें इसको वेट करना पड़ता है, इसको हमें कैश में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सीडीज़ क्या होते हैं, ये ऐसे पेपर होते हैं जो हमारी फ़िक्स डिपॉजिट होती है, फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको इशू करती है। जो हमारे बैंक होते हैं उसको ये फ़िक्स डिपॉजिट के रूप में फ़िक्स पीरियड के लिए क्या करती हैं, इशू करती हैं, ठीक है। ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तरह बनाया गया है, ठीक है। और ये ट्रेजरी बिल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि ट्रेजरी बिल हमारे ना डिस्काउंट पे इशू किए जाते थे, लेकिन ये हमारा डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता। फिर आता है हमारा बैंक डिपॉजिट, ठीक है। देखो बैंक डिपॉजिट हमारा क्या होता है, जो ये तो हमें पता ही है, जो बैंक पे अपने पैसे जमा करते हैं वो हमारे बैंक डिपॉजिट होते हैं। ये क्या होता है कि जितना टाइम तक हम बैंक पे अपना पैसा डिपॉजिट करके रखेंगे उतना ही अच्छा इंटरेस्ट हमको मिलता है। अगर हम शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ही मिलेगा, लेकिन हम लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो हमें लार्ज इंटरेस्ट यहाँ पर इंजॉय करने को मिलता है। फिर आता है हमारा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मतलब कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में जब डिपॉजिट करती है अपने, ठीक है, अपने उसमें डिपॉजिट करती है किसी भी चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिटर्न होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा फेयर होता है, लाइक 15% पर एनम, 18% पर एनम, लेकिन इसमें रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है हमारा बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंट मतलब हमें पता ही है, जब हम कुछ भी परचेज़ करते हैं उस पर हमें जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है जो, वो हमारा कहलाता है बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। ये बिल डिस्काउंटिंग होती है, ये बेसिकली इसलिए दी जाती है ताकि जो फ़ंड है उसकी हमें क्या कर सके, सेफ्टी मिल सके। दूसरा जो हमारा प्री मैच्योर रिटायरमेंट है जो बिल का, वो यहाँ पे पॉसिबल ना हो। फिर इसमें लास्ट आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स हम सब जानते हैं, ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे ट्रेजरी बिल्स हो गए, हमारी सीपी हो गई, ठीक है, हमारी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम जो लॉक पीरियड होता है ना वो 30 डेज़ तक का होता है, जहाँ पे इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपनी मनी को शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, मतलब एक छोटे नोटिस पे वो क्या कर सकता है, ज़्यादा मनी को यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ये इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में ग्रो किया है इसने, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स कि भाई कौन कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ हमें मार्केट में मिलती है और हमें कैसे उसको एक्वायर करना चाहिए। आई नो गाइस ये थोड़ी सी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, लेकिन आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आप ध्यान से पढ़िए और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।